तनी हुई बाजू मजबूत, मुट्ठी में बल रखता है, एक हाथ में डोर वृषभ की, कांधे पे हल रखता है। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। अपने वादे के मुताबिक एक बार फिर हाजिर हैं हम आप सबके साथ में हमारे इस कार्यक्रम राम राम सा में, जिसे आप लोगों के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद ने बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। जी हां, आप लोगों के सुझाव, आप लोगों के फोन कॉल्स, आप लोगों के ईमेल्स, आपकी पत्र, आपकी चिट्ठियां हमें लगातार ऊर्जा देती हैं कि इस कार्यक्रम को हम और आप लोगों के लिए बेहतर बनाते रहें। और इसीलिए हर सप्ताह हाजिर होते हैं हम आप लोगों के साथ इस आधुनिक चौपाल में। आज भी हम एक बहुत ही अच्छे विषय के साथ आप लोगों के साथ मौजूद हैं। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस बरसात के मौसम में हम उन पशुओं का कैसे ख्याल रखें, उन पालतू पशुओं का कैसे ख्याल रखें जो किसान के साथ सदियों से, शायद सृष्टि के प्रारंभ से ही इस किसान के साथ हमेशा रहा है। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इस बारे में कोई बात करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहते हैं, तो सीधे 0141 451 5103 पर फोन करके सीधा संवाद कर सकते हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं राम राम सा। जी हां, पशुओं के साथ हमारा पुराना नाता है, या यूं कह सकते हैं कि इंसान के सबसे पुराने साथी वो पशु हैं जो हमें खेती बाड़ी में मदद करते हैं, वो पशु जो कि हमारे साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन ये पशुधन, ये पशु अक्सर बरसात के मौसम में कई सारी तकलीफों का सामना करते हैं। ये मूक पशु होते हैं, ये पालतू पशु अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। इनके लक्षणों को, इनमें अगर कोई रोग हो जाए, उन लक्षणों को हम कैसे पहचानें, बरसात के मौसम में इनका ध्यान कैसे रखें जिससे कि ये बीमारियों से दूर रहें, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हम डॉक्टर मदन मोहन माली जी के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मदन मोहन माली सह आचार्य हैं, जयपुर वेटनरी कॉलेज से हैं, औषधीय विभाग से हैं, और आज ये आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से हम इन पशुओं का ध्यान रखें। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका मदन मोहन जी, नमस्कार, राम राम सा। राम राम सा। सभी किसान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार, अभिनंदन जी। सीधी सी बात मदन मोहन जी, पशु मूक होते हैं, बोल नहीं पाते, अपना दर्द बयान नहीं कर पाते, लेकिन बरसात का मौसम इन लोगों के लिए बहुत सारी तकलीफें लेके आता है। क्या करें, किस प्रकार से हम इन लोगों का बरसात के मौसम में ध्यान रखें? सबसे पहले तो उसी बात से शुरू करते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में गंदगी बहुत हो जाती है, पशुशाला में कीचड़ हो जाता है, कई तरह के कीटाणु लगते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करें कि पशुशाला, जहाँ पर हम बाड़ा बोलते हैं या जहाँ पर हम पशुओं को बांधते हैं, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए? जी सुनील जी, जैसा कि किसान भाइयों हम सब जानते हैं, बारिश का मौसम ऐसा है जिसमें हर तरफ पानी ही पानी होता है जी। पानी की वजह से जो परेशानियां हम हमारी दैनिक जीवन में देखते हैं, वो की वही सेम कंडीशन हमारे पशुओं के साथ होती हैं। तो पशुओं का जो हमारा स्थान है, जहां हम पशुओं को रखते हैं, जो हमारा बाड़ा है, तो हमें उसके सबसे पहले तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसमें बारिश का पानी लगातार नहीं आए, वो इकट्ठा ना हो, पानी भरे नहीं। उसी के लिए हमारे जो पशु के बाड़े का जो हमारा दीवारें हैं, वो ऐसी हो कि उनमें सीलन ना है जी। और पानी भरा रहता है। तो जैसा हम सब जानते हैं, पशु उस बारिश के पानी में हजारों तरह के कीटाणु होते हैं, पशु का गोबर है, मूत्र है, उसकी वजह से भी पशु का जो बाड़ा है उसमें कई तरह के कीटाणु पनपने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारा सबसे पहला प्रयास यही होना चाहिए किसान भाइयों कि हमारे पशु के बाड़े में पानी इकट्ठा ना हो, उसमें ढलान हो, यदि पानी आता भी है तो वो निकल जाए, और साथ ही साथ हम समय समय पर उसकी सफाई करें। जैसे हम हमारे घर की सफाई करते हैं, आज बाजार में बहुत अच्छी अच्छी चीजें, क्वालिटी ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनसे हमें नियमित रूप से हमारे पशु के बाड़े की सफाई करनी चाहिए। और कोशिश ये रहे कि हमारा बाड़ा है वो साफ रहे, सूखा रहे। साथ ही साथ किसान भाइयों, यहाँ पर एक बात और जो विशेष ध्यान देने की है कि हमें हमारे पशु की आवश्यकता को ध्यान में रखना होता है। जी। जैसा हमारा पशु है, मेरा अभिप्राय यह है कि यदि छोटा बछड़ा है, बछड़ी है, छोटा बच्चा है, ब्याने वाली हमारी गाय है, भैंस है, बकरी है, या जो ब्याई हुई है, आवश्यकता होती है ताकि हम जो बीमारियां होने की संभावना है उनको हम रोक सकें। जी। जी।
आहार एक ऐसी चीज है जो कि पशु के लिए सबसे जरूरी चीज है, और जिसके बारे में फिर मैं वही बात करूंगा कि पशु अपनी चॉइस नहीं बता सकते, पशु ये नहीं बता सकते कि ये आहार अच्छा है या बुरा है। और इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे बाजार से जो बाहर से आहार आते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ऐसे में हमारे जो किसान भाई हैं या पशुपालक हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा आहार काम में लें। सबसे पहले तो वर्षा ऋतु की बात करना चाहूँगा कि वर्षा ऋतु में उन्हें किस प्रकार का आहार काम में लेना चाहिए। जी सुनील जी, किसान भाइयों, बात आहार की आ रही है तो हम सब जैसा जानते हैं कि आहार वो पदार्थ है, वो अवयव हैं जिससे हमारा जीवन चलता है जी। सेम चीज हमारे पशुओं के लिए है। तो हम आहार जब हम बात करते हैं तो आहार में 5 चीजें आती हैं मुख्य रूप से। जी। हम सब जानते हैं कि उसमें मुख्य अवयव 3 होते हैं, जो कि एनर्जी का सोर्स है। पहला वो कार्बोहाइड्रेट होता है जी। दूसरा उसमें अवयव होता है प्रोटीन होते हैं, जिससे हमारी शरीर की बनावट टूट फूट जो है उसकी मरम्मत होती है। तीसरा बसा है, जो ऊर्जा का बहुत अच्छा सोर्स होता है। उसके बाद हम उसमें पानी है, मिनरल मिक्सर है। ये 5 अवयव ऐसे होते हैं जिनकी हमें एक आहार में आवश्यकता होती है। तो हमें आहार भी हमें हमारे पशु की आवश्यकता के अनुरूप ही तैयार करना चाहिए जी। अगर हम सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो हमारा जो आहार है पशु का, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही संतुलित पशु आहार हमें हमारे पशु को देना चाहिए। जी। किसान भाइयों, जैसा हम सब जानते हैं, बारिश के मौसम में जो हमारा चारा है उसमें ऐसे कई बार भीग जाता है, गीला हो जाता है, सीलन आ जाती है। तो हमारा प्रयास ये हो कि हम हमारे जो चारा हमने जहाँ रखा है वो भीगे नहीं, गीला ना हो, साथ ही साथ उसमें कोई फफूंद इस तरह का कुछ जो कीटाणु है वो ना पनपे। तो पशुओं को हमें आहार का देते समय मुख्य अवयव है उनका ध्यान रखना चाहिए, वो संतुलित हो, साथ ही साथ पशु की आवश्यकता के अनुरूप देना चाहिए। मेरा अभिप्राय यह है कि जैसे हमारे दूध देने वाली एक भैंस है तो हमें उसका आहार उसकी दूध के उत्पादन की क्षमता के अनुरूप देना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि आप एक जैसा बांट, एक सूखा जो हमारा पशु जिसे हम कहते हैं जो दूध नहीं देता है, जो ब्याया हुआ नहीं है, वो सेम चारा सेम बांट ऐसे पशु को दिया जाए जो दूध देने वाला है या जो ब्याने वाला है। तो कहीं ना संतुलित आहार पे हम आएंगे। एक दर्शक हैं इस समय जो कि फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार। राम राम साहब। राम राम साहब जी। वरुण बात करूं, जोधपुर। जी वरुण जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूँ कि हमारे एक भैंस है जी, जकी कही है कि जबड़ा में सूजन आएगी और चारों वारों कुछ खा नहीं रही है, तो उन वास्ते कई उपाय करना चाहिए। क्या कारण हो सकता है डॉक्टर साहब, जबड़े में सूजन है, खा नहीं रही है? जी वरुण जी, सबसे पहले तो देखिए हमें हमारे जो पशु है उसके जबड़े को एक बार आपको एग्जामिन करने की, देखने की आवश्यकता है जी, ताकि हम ये पता लगा सकें कि उसमें एक्चुअल कारण क्या है। देखिए जबड़े में सूजन आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारा पशु, उसकी उम्र क्या है, हो सकता है उसके कोई जो दांत हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत हो, कोई ऐसा चारा पशु ने खाया है जिसकी वजह से उसके मसूड़ों में कोई सूजन आ गई हो, कोई घाव हो गया हो। तो हमें सबसे पहले ये आवश्यकता है कि हम हमारे पशु के जबड़े को अच्छी तरह से एग्जामिन करें, देखें, जांचें, पता करें जी, और उसी के अनुरूप हमें उसका उपचार करने की आवश्यकता है। अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो आप उसको एक बार अच्छी तरह मुंह खोलें और पशु की साइड में जो जबड़ा है हम उसको देखें कि कहीं उसमें कोई चारा फंसा हुआ तो नहीं है, उसका कोई दांत कहीं हिल तो नहीं रहा है, पशु की कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। कई बार छाले हो जाते हैं पशु में, ऐसी चीजें खा लेता है जो नहीं खानी चाहिए, तो उस वजह से भी दिक्कत आती है। उस समय हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम हमारे जो भी नजदीकी पशु चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सालय जहाँ पर हम हैं आसपास, तो हम वहाँ से हमारे डॉक्टर विशेषज्ञ हैं उनको बुलवा करके उसकी जांच करवा के उसी अनुरूप हमें इलाज लें। तो हमें पशु बरसात के मौसम में पशुओं को एक गलघोंटू रोग भी हो जाता है। जी जी, उसके क्या लक्षण है, कैसे पता चले पशुपालकों को? जी सुनील जी, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। पशुपालक भाइयों, किसान भाइयों, जैसा कि इस रोग का नाम है गलघोंटू, जैसा कि इसके नाम से हमें समझ में आता है, तो ये ऐसा रोग है जिसमें पशु का गला घुट जाता है, उसका एस्फिक्सिएशन यानी सांस की नली में सूजन आ जाती है और उसके सांस
बंद हो जाती है और पशु की बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाती है। ये ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, पासुरेला, उससे ये बीमारी होती है। इसमें बरसात के मौसम में पशु जब भीग जाता है या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, किसी वजह से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो पशु इस बीमारी की चपेट में आ जाता है। किसान भाइयों, जो विशेष ध्यान देने की बात इस बीमारी के बारे में है वो ये है कि हमारा ऐसा पशु जो 2.5 साल से कम उम्र का है और जो स्वस्थ होता है, उस पशु में इस बीमारी के होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। विशेषकर ये भैंस वंश में हमें ये बीमारी देखने को मिलती है। जो 6 महीने के या साल भर के छोटे बछड़े पाड़े पाड़ी हैं, उनमें ये बीमारी विशेष रूप से पाई जाती है। इस बीमारी में सबसे पहले पशु एकदम से उसको बुखार आता है। बुखार आने के बाद उसके मुंह से लार पड़ना शुरू हो जाती है। उसके गले की जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। उसकी वजह से पशु मुंह खोल के सांस लेता है और वो सांस बहुत जोर जोर से लेता है। उस सांस की आवाज़ को हम काफ़ी दूर तक सुन सकते हैं। घर घर की आवाज़ करता है। पशु का मुंह खुला रहता है, लार लगातार गिरती है, आंखों से पानी आता है, तेज बुखार रहता है पशु को, और लगभग 24 से 48 घंटे में यदि हम इलाज ना करवाएं तो पशु की मौत हो जाती है। साथ ही साथ मैं रोकना चाहूंगा एक बार, रामअवतार जी शाहपुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल भी साथ ले लेते हैं। जी नमस्कार रामअवतार जी। राम राम साहब। राम राम साहब जी। सर मेरा एक सवाल था साहब से। जी पूछिए। मैं ऊंट गाय पालता हूँ, बकरियां भी है मेरे पास जी। मैं तो 2 साल का ऊंट है, उसके नाक में घाव हो गया, वो जो लगाते हैं उसके कारण जी। तो उसको कैसे, काला काला हो गया ऊपर से नाक, तो उसको कैसे, क्या दवाई उसको दें? डॉक्टर साहब बात कीजिए सीधे आप। रामअवतार जी नमस्कार। नमस्कार। अपने ऊंट का जो आप घाव बता रहे हैं तो वो क्या नकेल जहाँ बांधते हैं उस जगह है? जी जी वही। तो ये कितने समय से है रामअवतार जी? ये सब महीना भर हो गया लगभग। तो महीने भर से आपने कुछ दवाई इसकी लगाई अपने डॉक्टर साहब को? मेडिकल से लाए थे साहब, वो नेगासोन पाउडर दिया था उन्होंने जी। नेगासोन पाउडर के अंदर जा नहीं पाता उसके। नहीं रामअवतार जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नेगासन पाउडर आप बता रहे हैं वो विशेषकर होता है कीड़े के लिए। जो मक्खी बैठती है उसमें घाव में तो कीड़े पड़ जाते हैं, मैगट्स जिसे हम कहते हैं, उसमें वो लाभकारी होता है। तो हमें सबसे पहले रामअवतार जी, हमारे पशु को देखिए वो पुराना हो चुका है घाव, तो हमारे नज़दीकी पशु चिकित्सालय में हमारे डॉक्टर साहब को आप दिखाएं। उस घाव में यदि अभी भी फ्रेश उसको किया जाएगा और उसको आपको नकेल हटा करके उसके लगभग 10 से 15 दिन अच्छी तरह आपकी एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करनी होगी। साथ ही साथ बारिश का मौसम है तो उसको सुखाब की इंजेक्शन, दर्द के इंजेक्शन और प्रॉपर हमारे को उसकी ड्रेसिंग करनी होगी, तब शायद हमें उसको हम ठीक कर पाएँ। जी हाँ रामअवतार जी, बहुत शीघ्र जितना जल्दी हो आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, चिकित्सक के पास ले जाएं, जिससे कि एक घाव सही हो सके। डॉक्टर साहब बात चल रही थी गलघोंटू रोग की, बीच में रामअवतार जी से हमने बात की, तो क्या तरीके अपनाएं? सबसे पहली बात तो आपने कहा कि बैक्टीरिया से होता है, तो क्या ये छूत का है, मतलब एक जानवर से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है? जी बिल्कुल सुनील जी, ये छूत नहीं, बिल्कुल हम इसे हमारे मेडिसिन की भाषा में से पर एक्यूट डिजीज बोलते हैं, जिसका कोर्स बहुत छोटा होता है, यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर पशु की मौत हो जाती है। और ये बहुत ही तीव्र गति से, जैसा हम बात करें कि अभी वर्तमान समय में हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो सेम कंडीशन इस गलघोंटू बीमारी के लिए सच होती है। ये एक पशु से तुरंत ही आस पड़ोस के जितने भी पशु हैं वहाँ पर बहुत जल्दी से फैलता है। साथ ही साथ कई बार देखा गया है कि पशुपालक भाई इस बीमारी से जिस पशु की मौत हो जाती है उसको खुले में ही छोड़ देते हैं, उसको कहीं डाल देते हैं, तो वहाँ से भी जो इन्फेक्शन का सोर्स है वो बहुत जल्दी फैलता है। तो मेरा किसान भाइयों से यही एक आग्रह रहेगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि यदि किसी पशु की मौत इस गलघोंटू बीमारी से हो रही है तो उसका निस्तारण उचित तरीके से करें, वैज्ञानिक तरीके से करें, उसको खुले में ना छोड़ें और उसको जमीन के अंदर दबा करके ही उसका निस्तारण करना चाहिए।
डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि उसे ले जाकर ऐसी जगह निस्तारण करना चाहिए जहाँ से कि कहीं और जगह ना फैले। इसके अलावा जिस जगह वो वहाँ था, वहाँ से उसको उस संक्रमण को दूर करने के लिए किस प्रकार से उस पशुशाला की सफाई करनी चाहिए? जी सुनील जी, उसके लिए देखिए आज मार्केट में बहुत ही अच्छे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मौजूद हैं। तो हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसे हम कॉमन बोलचाल की भाषा में जानते हैं, उसका हम एक साफ पानी में उसका घोल बनाएं। उस पर एक घोल बना करके सबसे पहले हम वहाँ की साफ सफाई करें। उसको एक प्लास्टिक के बैग में उस जो भी वहाँ का मटेरियल था उस पशु का, चाहे उसका गोबर था, लार थी, चाहे जो भी उसका वहाँ पे स्राव थे, उन सब को अच्छी तरह से डिस्पोज करें, थैली में पैक करें और वहाँ हमारे पशुशाला जो पशु बाड़ा है उसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से साफ करें। उस जगह हम कोशिश करें कि हम हमारे दूसरे पशुओं को 3 से 4 दिन तक ना बांधें। जी हाँ, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। पशुपालकों के लिए बहुत लाभदायक बातें आज डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं। नमस्कार महेंद्र जी, राम राम साहब। राम राम सुनील जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम रोजाना देखते हैं और किसानों के लिए आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि पशुओं के पेट में अगर कीड़े होते हैं तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है? क्या लक्षण जो है वो दिखाई दे सकते हैं? किस प्रकार से पशुओं के पेट के कीड़ों का लक्षण पता चले? जी सुनील जी, आपने बहुत ही एक ऐसा सामान्य जिसे हम कहते हैं सवाल है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत गहरा है। जी, बात कर रहे थे हम पशुओं में होने वाले पेट के कीड़ों की। जी, तो सुनील जी, जैसा हम सब जानते हैं कि ये ऐसी बीमारी है जिसका हमें खुद को जब हमारे कीड़े होते हैं तो मालूम नहीं चलता। सेम बात पशुओं के लिए लागू होती है। जी, पेट के कीड़ों से जो पशु ग्रसित होता है उसका सबसे पहला जो लक्षण है वो है उसका हाजमा खराब रहना। जी, हम पशु को अच्छा बांट देते हैं, उसको अच्छा चारा देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, लेकिन हमारा पशु है उसकी ग्रोथ कम रहती है, उसका उत्पादन है, चाहे बात करें दूध की या दूसरी क्षमताओं की, वो उतनी नहीं मिल पाती जितना हम उम्मीद करते हैं। जी, तो इस बीमारी का सबसे प्रमुख जो लक्षण है वो ये है कि पशु पेट खराब रहता है उसको कभी दस्त लगते हैं, कभी उसके चारे गोबर में उसका साबुत चारा आता है, कभी उसको पेट गैस भर जाती है जिसे हम आफरा कहते हैं, और पशु अपच की शिकायत रहने की वजह से लगातार कमजोर रहता है। हम उसे अच्छा बांट देते हैं, संतुलित आहार देते हैं, लेकिन उसका उत्पादन कम रहता है। साथ ही साथ पशु की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम रहती है। उससे पशु दूसरी बीमारियों की चपेट में, मौसमी बीमारियों की चपेट में बहुत जल्दी आता है। तो ये 4-5 लक्षण हैं जिसे हम देख सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें कि हम इसका पता कैसे लगाएं, तो सुनील जी, इसका एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है। आप अपने पशु को एक गोबर को एक प्लास्टिक की जो नॉर्मल हमारे दैनिक जीवन में हम काम में लेते हैं, पॉलीथीन में आप अपने पशु का गोबर लें। सुबह का जो गोबर होता है, पहला गोबर, और नज़दीकी पशु चिकित्सालय में आजकल ये जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां जाकर के आप पशु के गोबर की नियमित अंतराल पर, लगभग 2 से 2.5 महीने के अंतराल पर आप जांच करवाएं। तो वहाँ जो आप जिस इलाके में है, जिस एरिया में, जैसे अभी बात करें हम पाली की, तो ये पेट के कीड़े डिपेंड करते हैं कि हम किस लोकेशन में हैं। इनकी जो प्रकृति है, जिनकी नेचर है, इनका टाइप्स है, वो एरिया वाइज भी होता है। यदि हम बात करें पाली की, तो उनमें बीमारियां, जो कीटाणु है वो अलग होंगे। टोंक या नहरी इलाका है वो अलग होगा। रेगिस्तानी इलाका में ये पेट के कीड़े के प्रकार अलग होते हैं। तो आप सर्वप्रथम अपने पशु के गोबर की नियमित तौर पे जांच कराएं। जांच करवाने के बाद में हमें ये पता चल जाता है कि उसमें कौन से कीटाणु है और उनका हम कौन सी जो बेस्ट मेडिसिन है जो उन पे विशेष प्रभाव रखती है उसका उपयोग करेंगे, तो ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, पेट के कीड़ों की बात तो हो गई, इसी के साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ, कुछ कीड़े जो उनके शरीर पे चिपक जाते हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो उनके शरीर पे चिपक जाते हैं, उनसे मुक्ति के लिए क्या करें और किस किस प्रकार के कीट होते हैं? जी सुनील जी, देखिए हम बात कर रहे थे पेट के कीड़ों की, तो हम उनको अंतःपरजीवी बोलते हैं। जी। जो पशु के शरीर पर बाहर मौजूद होते हैं हम उनको बाह्य परजीवी बोलते हैं। पशुओं में हम सब जानते हैं कि चींचड़े एक या जुए हैं या लाइसेस जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं, तो ये 3 या 4 तरह की ही ऐसे कीड़े होते हैं जो पशु के शरीर पे चिपकते हैं, उनका खून चूसते हैं।
तो सबसे ज्यादा जो समस्या पशुओं में देखी जाती है वो चींचड़ों की होती है। चींचड़ों से बचाव हेतु हम इन पे आजकल मार्केट में इंजेक्शन अवेलेबल हैं, तो उनका एक इंजेक्शन आता है, वो 1 ml 50 किलो वजन पे लगता है। तो आप पशु चिकित्सक की सलाह से या नियमित उनको बुलवा करके अपने पशु पे ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। साथ ही साथ पशु को नहलाने के लिए भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन लिक्विड अवेलेबल हैं, तो हम उनका घोल बनाते हैं। 1 लीटर पानी में लगभग 4 ml वो दवा डाली जाती है। तो अपने पशु को नियमित तौर पे नहलाएं और आखिर में इस दवाई का 1 लीटर पानी में आपको लगभग 4 ml वो दवा डालनी होती है और पशु के शरीर पर इसको अच्छी तरह से वो एक सूती कपड़े की मदद से उसको पूरे शरीर पे, जैसे हम कहते हैं कि मालिश करना, तो उस तरह से इस घोल की मालिश करें और उसके बाद में उस पशु को उस दवा को सूखने दें। साथ ही साथ यहाँ पर ये विशेष ध्यान दें कि पशु इस दवाई को, इस घोल को चाटे नहीं, उसकी आंखों में नहीं जाए। कई बार पशुपालक भाई घोल बना करके उसके थनों पे लगा देते हैं और पशु उसको चाट लेता है, तो इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो पशुपालक भाइयों, हमें चींचड़ों से, जुओं से बचाने के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ब्यूटॉक्स है, टैक्टिक है, अमितराज है, इनका उपयोग करें। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि हम इनको अपनाने से पहले, उपयोग में लेने से पहले पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार उनको काम में ले और उसी अनुरूप में घोल बनाएं और लगाने के बाद में सावधानी जो रखनी है हमें, उन सावधानियों को हम ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, भीनमाल से अशोक जी जुड़े हुए हैं इस समय पर, बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार अशोक जी। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बस सर बढ़िया सर। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर, जिस तरह से आप किसानों के जो दुख दर्द को देखते हुए ये प्रोग्राम चलाते हैं। तो सर हमारे घर पर भी हम 10-12 किसान इकट्ठे होकर सर आपका प्रोग्राम हर बार देखते हैं सर, इस बदले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप सब जने एक साथ बैठ कर देखते हैं। मेरे सर सवाल था, जैसे सर अपने घर में पालतू कुत्ते भी रखते हैं, वैसे सर मैं किसान घर से हूँ तो गाय पालन भी करता हूँ, बकरी पालन भी करते हैं जी। तो सर मैं एक पहला सवाल था सर मेरा, पालतू कुत्ते हम घर में रखते हैं तो सर जैसे बरसात का मौसम होता है तो उसमें सर अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उसको क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए सर? जी हाँ, ये सवाल बहुत सारे उन लोगों के लिए भी है जो किसान नहीं है लेकिन फिर भी हमारा कार्यक्रम देखते हैं। पालतू कुत्ते जो होते हैं उनका हम किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं? अशोक जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। आपने पशुपालन के साथ में, जैसे हमारा जो दैनिक जीवन का जो साथी है, हमारा एक मित्र जिसे हम कहते हैं, कुत्ता हमारा घरेलू साथी होता है, मित्र भी कहा गया है और सबसे वफादार प्राणी की श्रेणी में हम रखते हैं। अशोक जी बात कर रहे थे आपकी कुत्तों को आहार की, तो हमें कुत्ते जो हमारे साथी हैं, दैनिक जीवन में साथ रहता है, तो उसको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम दैनिक जीवन में जो भी हम काम में लेते हैं, चाहे चपाती हो, दही है, छाछ है, हमारे मौसमी फल हैं, हम उनको, हमारे कुत्ते बड़े आराम से खाते हैं, शौक से खाते हैं। विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है कि कोई मीठा, आप यदि कोई ज़्यादा जिसमें चीनी की मात्रा हो ऐसा आहार ना दें। चॉकलेट कभी ना दें कुत्तों को जी। और कुत्तों में भी हमें एक पेट के कीड़े की गोली आती है और उसको हर 3 महीने पे देना चाहिए। साथ ही साथ कुत्तों में कुछ मौसमी बीमारियां होती हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। बारिश के मौसम में कई बार वो बाहर रह जाता है तो उसमें बुखार आने की संभावना होती है। साथ ही साथ एक और मैं आपसे यहाँ अपील करूँगा आज इस चैनल के माध्यम से कि हम कुत्ता जब भी पालें तो उसका रेबीज के लिए टीकाकरण अवश्य रूप से कराएं जी। छोटा बच्चा जो पप होता है, जो पिल्ला होता है 3 महीने का, तब उसको पहली बार ये टीका लगता है। उसके 1 महीने बाद हमें वापस से इसका बूस्टर डोज लग सकता है और फिर साल में 1 बार आपको अपने पालतू कुत्ते को रेबीज का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि भारत में रेबीज अभी भी एक ऐसी बीमारी है जिससे लगभग जाने अनजाने हमारे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जाते हैं और लगभग 20,000 मौतें आज भी हमारे देश में इस रेबीज की बीमारी से होती है। अभी पिछले दिनों ही हमने जयपुर में एक केस
सबको ध्यान होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था, अखबार में आया था कि पड़ोस का एक कुत्ता है आकर के फार्म हाउस पे उसने एक बच्चे को काट लिया और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो हमारे पालतू कुत्ते को हम रेबीज का टीकाकरण अवश्य कराएं। जी। और उसका नियमित तौर पे पेट के कीड़े की डॉक्टर साहब सिरोही से एक दर्शक जुड़े हुए इस समय। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार, बढ़िया हूँ सर। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरे जो है गाय और बकरियां वगैरह है मेरे पास जी। तो सर उनके टीकाकरण का सही टाइम क्या है, किस समय लगाना चाहिए टीका? जी हाँ, आपने कुत्ते के टीके की बात की। इन सभी, मैं चाहता हूँ सभी पशुओं का आप टीकाकरण के बारे में बताएं, किस किस का टीकाकरण कैसे किया जाता है? जी देखिए, बात टीकाकरण की हम जब करते हैं तो टीकाकरण सर डिपेंड करता है कि हमारे सबसे पहले तो जो ज़्यादा कॉमन बीमारियां हैं उनका टीकाकरण होना चाहिए। अभी वर्तमान समय में बारिश का समय है तो पशुओं में हमें बड़े जो हमारे जानवर हैं, गाय भैंस, उनमें हम टीकाकरण इन दिनों करते हैं बारिश के मौसम में, वो है गलघोटू बीमारी का। तो HS का, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में या बीमारी की भाषा में शॉर्ट फॉर्म में HS नाम से जानते हैं, तो इस गलघोटू बीमारी का टीकाकरण मई के महीने में शुरू हो जाता है, यानी बारिश से पहले हम इसका टीकाकरण करते हैं। और फिर वापस से अगर कहीं पर ये बीमारी आ जाती है किसी बाड़े में, किसी जगह पर, तो हम उन जो दूसरे पशु हैं उनको अलग करके और उनमें भी टीकाकरण शुरू कर देते हैं। जी। छोटे जानवरों की जब हम बात करते हैं, हमारी बकरी हैं, भेड़ हैं, तो उनमें हम बारिश के समय में एंटेरोटॉक्सीमिया ET के नाम से, जिसे हम या लोकल भाषा में हम जिसे फड़किया कहते हैं, तो फड़किया बीमारी का टीका बहुत ही जरूरी होता है। ये दोनों ही टीके आपको नज़दीकी आपके पशु चिकित्सालय में आराम से मिलते हैं और पशुपालन विभाग भी इस टीकाकरण के लिए बिल्कुल सक्रिय प्रयासरत रहता है। वो आपके आस पड़ोस जहाँ भी पंचायत है वहाँ पर आकर के समय समय पर वो टीकाकरण किया जाता है। फिर भी आप अगर आवश्यकता पड़ती है तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय जाकर के इन दोनों बीमारियों का टीकाकरण अवश्य करवाएं। जी डॉक्टर साहब, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वर्षा ऋतु में हो सकती हैं हमारे पशुओं को, हमारे जानवरों को, जिसका कि हमें ख्याल रखना है, जिसका कि हमें लक्षणों से उन्हें पहचानना है? जी सुनील जी, पशुपालक भाइयों, जैसा हम सब जानते हैं कि बारिश के मौसम में तापमान में एकदम से बहुत ही अधिक बदलाव आता है। जैसे ही गर्मी होती है उसके बाद बारिश होने से तापमान नीचे चला जाता है, ठंड हो जाती है। जी। तो इस मौसम में जो शरीर में हमारे तापमान में बदलाव आता है वो अचानक आता है। पशु गीला रहता है, बारिश में बाहर खुला रहता है, साथ ही साथ ठंडी हवाएं चलती हैं। तो पशु को जो हम सब हमारे दैनिक जीवन में परेशानियां झेलते हैं, तो सर्दी जुकाम जिसे हम नॉर्मल बातचीत की भाषा में कहते हैं, तो पशुओं में भी सेम लक्षण होते हैं। पशु एकदम से ही चारा पानी छोड़ देता है, उसके नाक से पानी आने लग जाता है, बुखार हो जाता है। साथ ही साथ पशु में ज़्यादा समय तक भीगने से कोल्ड शॉक, जिसे हम थर्मल शॉक कहते हैं, ठंड की वजह से जो पशु चल फिर नहीं पा रहा है, जिसकी शारीरिक अवस्था ऐसी है कि वो कमजोर है, तो बाहर खुले में रहने से उसमें ठंड की वजह से पशु के जो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और वो उसकी मौत भी हो जाती है। कई बार हमने आसपास हमारे देखा होगा कि जो पशु कमजोर थे, दुर्बल थे, उसका पैर में कोई दिक्कत थी, जो चल फिरने में दिक्कत थी, वो पशु बाहर खुले में हमें मरा हुआ मिलता है। तो हमें विशेष ध्यान देना होता है कि हमारा पशु लगातार बारिश में ना भीगे। साथ ही साथ इस मौसम में जो प्राकृतिक आपदाओं के तौर पे जो जिन्हें हम देखते हैं, कई बार देखा गया है, जैसे हमारे गाय है, भैंस है, खुले में कहीं ऐसी जगह पानी जहाँ पे भरता है उस जगह में चल रहे हैं और पानी अचानक से आ जाता है, भर जाता है, तो पशु हमारा कई बार उस कीचड़ में दलदल में फंस जाता है। या फिर कई बार नदी नाला ऐसा है जहाँ से वो उसको जब पार करने की कोशिश करता है तो वो उसमें डूब जाता है। कई बार गांव में हमारे देखने आता है कि खेतों में पशु चर रहा है और वो कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ जगह पे चरता है, तो वहाँ से मिट्टी खिसकने की वजह से कई बार पशु गिर जाते हैं, तो उनको चोट भी लग जाती है, उनके फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं जिसे हम कहते हैं वो उनमें होने की संभावना होती है। साथ ही साथ ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में
कई बार हम देखते हैं कि पशु खुले में हमारे चल रहे हैं तो अचानक से बिजली गिरती है, तो उसकी वजह से भी पशुओं की असमय मौत होती है। साथ ही साथ खुले में बरसात के मौसम में कई बार हम देखते हैं कि स्नेक बाइट, सांप सर्पदंश जिसे हम कहते हैं, उसमें पशुओं में ये बहुत कॉमन होती है, देखी जाती है। तो कई बार हमें पता चलता है कि हमारा पशु खुले में चल रहा था और अचानक से हमें उसकी मौत हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जो मौसम की इन्फेक्शियस डिजीज, जो कीटाणु जनित बीमारी हैं, उनमें न्यूमोनिया एक बहुत कॉमन बीमारी है जो गलघोटू से थोड़ा सा कम खतरनाक होता है, लेकिन इस बरसात के मौसम में न्यूमोनिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। पशु उस बुखार आने की वजह से उसका दूध उत्पादन कम हो जाता है, उसका उत्पादन कम होने से हमें आर्थिक नुकसान होता है। साथ ही साथ कई ऐसी अवस्थाएं आती है जब हमें पशु को ये पता नहीं चलता कि उसमें बीमार हुई है, वो थोड़ा सा अनमना रहता है, हम उसको कई बार उसको हम जिस पे गौर नहीं करते, लेकिन वो 2-3 दिन बाद में पशु को ज़्यादा तकलीफ होती है। तो बारिश के मौसम में हम थोड़ा सजग रहें, पशु की नियमित हम उसको देखते रहें। उसकी दैनिक गतिविधि में यदि आपको कोई चेंजेज नज़र आते हैं, जैसे पशु ने जुगाली नहीं करी, चारा जितना खाना चाहिए उतना नहीं खाया, या पशु का दूध उत्पादन कम हो गया है, तो उन बातों पे हमें तुरंत ही गौर करना चाहिए और उसी अनुरूप उसका निदान करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पशु और मानव बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने साथी हैं। ऐसे कौन से रोग हैं जो पशुओं से मानव में भी हो सकते हैं, जो कि उनकी ज़्यादा मतलब जब देखरेख करते हैं तो पशुओं से मानव में स्थानांतरित होने का चांस हो? जी सुनील जी, आपने एक बहुत ही अहम सवाल पूछा है। किसान भाइयों, जैसा हम सब जानते हैं कि बीमारियां जितने कारण हैं उस पर डिपेंड करती है कि पशु में हम इंसानों में कौन सी बीमारी हो सकती है जी। तो इन बीमारियों को हम वैज्ञानिक भाषा में जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, यानी कि जो पशुओं से इंसानों में होती हैं। और साथ ही साथ कई ऐसी बीमारियां जो इंसानों से पशुओं में हो जाती हैं जी। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं, उनमें मुख्य रूप से हम बात करते हो रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं से इंसानों में होती है जी। तो रेबीज बीमारी का हम विशेष ध्यान रखें। हमारे बाड़े में यदि किसी पशु को कुत्ते ने काट लिया है, जंगली पशु ने काट लिया है किसी पशु को, और वो 5 से 7 दिन तक यदि उसके मुंह से लार आती है, उसमें पागलपन के लक्षण आ जाते हैं, या पशु गुमसुम हो जाता है, उसके मुंह से झाग आते हैं, तो हमें इस बीमारी को तुरंत जांच लेना चाहिए और हमारे उस पशु को दूसरे पशुओं से अलग कर दें। साथ ही साथ हमें हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनका भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कई बार जो संक्रमित पशु है उसके जो स्राव हैं, लार है, नाक से पानी है, गोबर है, पेशाब है, उनमें इसके कीटाणु मौजूद रहते हैं जी। दूसरी बीमारी है ब्रूसेलोसिस, एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो हम पशुओं में देखते हैं। उस बीमारी में ब्रूसेलोसिस में पशु का जो ज्ञावन पशु है जी, यदि हम बात करें गाय की या भैंस की, तो वो जो उनका जो अंतिम 3 महीने होते हैं, भैंस 10 महीने में ब्याती है और गाय 9 महीने में ब्याती है, तो उनका 6 महीने यानी 7 महीने से और पूर्ण गर्भ काल होने से पहले यदि पशु अपना बच्चा गिरा देता है, उसका बच्चा बार बार गिरता है, तो हम इस बीमारी को सस्पेक्ट करते हैं। और ब्रूसेलोसिस बीमारी ऐसी बीमारी है जो न केवल पशुपालक भाइयों में, बल्कि जिस बीमारी को हम डॉक्टर्स जो हम इसको केसेस को हैंडल करते हैं उनमें भी ये बहुत कॉमन होती है। इसमें इंसान के जोड़ों में दर्द रहता है, उसको इम्यूनिटी कम हो जाती है और लगातार बुखार रहता है जी। तो ब्रूसेलोसिस बीमारी का भी हमें, यदि हमारे पशु के जोड़ों में, घुटनों में, आगे के जो पैर हैं पशु के, उसके घुटनों में जहाँ पर सूजन है, और पशु बार बार अपना बच्चा है वो 6 से 9 महीने के अंतराल पे गिराता है, तो इस बीमारी का हमें जांच करवाना चाहिए और उसी अनुरूप उसका इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, दुधारू पशु जो होते हैं
अभी एक जिस प्रकार की मुहिम चली है उसमें ये कहा गया है कि दूध ऐसा हो जो कि जैविक हो, मतलब कि जिसमें रसायन की मात्रा कम हो, परंतु दुधारू पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए अक्सर किसान एक प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि उनको दूध बढ़ाने के लिए तरह तरह के इंजेक्शन लगाए जाते। तो क्या ऐसा कौन सा जैविक आहार आप बता सकते हैं जिससे कि पशु को भी परेशानी ना हो, दूध में भी इस प्रकार का कोई असर ना हो और दूध की मात्रा बढ़े? जी सुनील जी, बात हम जब जैविक आहार की करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि हम उसमें कुछ मिलावट ना करें। जी। तो हमारे जो पशु हैं वो तो जो भी प्राकृतिक चीजें हैं सिर्फ वो ही उनका आहार होता है। मिलावट हम इंसानों ने उनके चारे बांट में कर दी है। तो जैविक उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो हमें पशु को, हमें जो हमारा खेत है, खलियान है, जहाँ पर हम उनके लिए चारा उगा रहे हैं, तो उनमें हम जो हमारे कृत्रिम खाद हैं, फर्टिलाइजर्स जिसे हम कहते हैं, उनका उपयोग ना करें। आप प्राकृतिक उनका जो खाद है, गोबर जो हमारे पशु ने किया है, उसको आप वर्मी कंपोस्ट, एक ऐसी विधि बहुत अच्छी तरह प्रचलित है। मैं समझता हूँ कि आजकल हमारे किसान भाई बहुत अधिक जागरूक हैं, उन्होंने ये तकनीक अपनाई भी है और हम सब इन दिनों देख रहे हैं कि एक जैविक उत्पादन की एक मुहिम सी आई हुई है। तो सर्वप्रथम हमारे प्रयास यही होना चाहिए कि हमारा जो पशु जो भी चारा ले रहा है, जो भी हम पेड़ पौधे, चारे की पत्तियां, जो भी हम काम में ले रहे हैं, जो फसल ले रहे हैं, उनका उत्पादन हम जैविक तरीके से करें। तो मैं समझता हूं कि ये स्वतः ही एक जैविक दूध उत्पादन का एक जो हमारा लक्ष्य है वो हम उसको पा सकते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय सुरेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी। राम राम साहब। राम राम साहब, मेरे गाय और भैंस है जी, और उनमें अभी बारिश के टाइम पे चिचड़ी की बहुत ज्यादा समस्या है जी। दवाई देते हैं, मर जाती है, फिर 10-15 दिन में वापस हो जाती है जी। तो उसका क्या देसी ऐसे तरीका हो जो परमानेंट हो सकता है? डॉक्टर साहब बात कीजिए। सुरेंद्र जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सुरेंद्र जी आप? विराटनगर से बोल रहा हूँ साहब। हाँ सुरेंद्र जी, ये ऐसी बीमारी है जिसमें हमने पहले भी हमारे एक श्रोता का सवाल आया था जी। तो चींचड़े की जो समस्या है, मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ये हर घर की, हर पशुपालक की समस्या है। सुरेंद्र जी, इसमें हमें एक ध्यान देना है कि इन दिनों ये देखने में आया है कि जहाँ भी हम हमारे पशु का बाड़ा है, जहाँ पर हमारे 8-10 पशु या 1-2 जो भी हमारे पशु हैं हमने जो रखे हुए हैं, उसका जो डेली जो गोबर मलमूत्र निकलता है उसको हम देखा गया है कि शायद अगली दीवार पर ही उसको हम डाल देते हैं। एक दीवार के साइड में हमारा पशु बंधा है, दीवार के उस तरफ हम गोबर है, उसका जो भी जो सिक्रीशंस हैं हम उसको डालते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। तो इस बीमारी से बचाव का सबसे सही तरीका ये है कि हमारे पशु का जो गोबर है, जो मलमूत्र है, उसको हम नियमित तौर पे हमारे पशु के बाड़े की सफाई करें और उसका जो गोबर है उसको कोशिश करें कि लगभग 100 मीटर से दूरी पर उसको इकट्ठा किया जाए। ये जो चींचड़े हैं, जो दूसरे हम जिसे बाह्य परजीवी कहते हैं, या चींचड़े कह लीजिए, जुएं कह लीजिए, या फिर दूसरे जितने भी मक्खी मच्छर हैं, वो इस गोबर में, मलमूत्र में ही पैदा होते हैं जी। तो हमारा प्रयास ये हो कि हमारा जो हम गोबर इकट्ठा कर रहे हैं वो कम से कम 100 मीटर दूरी पे हो और साथ ही साथ हम ये कोशिश करें कि हमारे पशु को जो इंजेक्शन अवेलेबल है हम वो लगवाएं जी। अब मैंने पहले हमने समय बहुत कम बचा है और हम कार्यक्रम के चरम पर इस समय पर हैं, सीधे उसी बात से मैं फिर पूछना चाहूँगा। बाजार में बहुत तरह के पशु आहार मौजूद हैं जिन्हें पूरक पशु आहार कहा जाता है और उनके बहुत सारे विज्ञापन होते हैं, बहुत सारे उनके सेल्समैन होते हैं, बहुत सारे व्यापारी उन्हें पशुओं को सलाह देते हैं, परंतु एक पशुपालक कैसे चयन करे कि कौन सा आहार मेरे पशु के लायक है और कौन सा नहीं है? जी सुनील जी, देखिए आज जिसे हम कहते हैं विज्ञापन का ज़माना है, बहुत ही लुभावने विज्ञापन आते हैं जी। और मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं उस रेट को कम करके, उसकी लागत को कम करके उसको इस तरह से बनाते हैं कि उसमें हम जब मार्केटिंग करते हैं तो उस रेट को आगे रखते हैं जी। तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया जाता है। हाँ। ये बिल्कुल सच बात है, लागू होती है हम पर दैनिक जीवन में, ऐसे ही पशु के आहार में। तो
तो आप लुभावने विज्ञापनों पर ना जाएं। आप अगर किसी एक निश्चित ब्रांड को यूज कर रहे हैं तो उसका उपयोग आप लगातार कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स आप देखें। आपको आवश्यकता होती है कि इससे मुझे जो उतना उत्पादन नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए, तो उसका आप ऐसे आहार का चुनाव करें जो कि एक अच्छी कंपनी का हो, जो सर्टिफाइड कंपनी होती है। जी हाँ, वो किस तरह का सर्टिफिकेशन या कोई मार्का? ये एग मार्क का आता है जी। उस एग मार्क का ब्रांड का हम उसको देखें और जांचें, साथ ही साथ उस आहार की जांच करवाएं। हमारे पशुपालन विभाग में ऐसी जांच उपलब्ध हैं, यहाँ पर ये न्यूट्रिशन लैब है, जामडोली में है, वहाँ पर आप उस आहार की जांच करवा सकते हैं। तो उसकी गुणवत्ता को चेक करें, उसकी क्वालिटी को चेक करें, साथ ही साथ उस कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी रखें, ताकि हमारा जो हम पैसा जो खर्च कर रहे हैं हमारे पशु के स्वास्थ्य के साथ समझौता ना करें। एक नए जमाने का चारा आया है जिसे बोलते हैं अजोला। ये क्या चीज है और कितना लाभदायक है पशुओं के लिए? जी, ये अजोला आज हम वर्तमान में बात करें तो एक बहुत ही अच्छा हरे चारे का ये विकल्प बन के उभरा है जी। ये एक बहुत ही एक जिसे कहते हैं सामान्य सी तकनीक है। इसमें हमें एक छोटा सा उसके लिए पौंड तैयार करना होता है और इसका एक बीज अजोला का मिलता है। और इसकी जो क्वालिटी की बात करें तो ये इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम इसको ये बोलें तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अजोला को आप अपने दैनिक आहार में, पशुओं के लिए दैनिक आहार के रूप में अवश्य शामिल करें। ये बहुत ही अच्छी कैल्शियम का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है, और सबसे बड़ी खास बात है कि बहुत कम लागत में, बहुत कम जगह में आप इसका उत्पादन कर सकते हैं और हमारे पशु का उत्पादन बहुत ही अच्छा रहता है। जी, दुधारू पशुओं के लिए तो दुधारू पशुओं के लिए चूंकि ये अच्छा एक सोर्स है कैल्शियम का, तो दुधारू पशु के दूध में हम देखते हैं कि कैल्शियम की उसको ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उसकी जो पूर्ति है इसके द्वारा होती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे किसानों को कही, उनके सवालों का आपने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर हम आपको हमारे स्टूडियो में बुलाएंगे हमारे पशुपालकों से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पशुपालक भाइयों को, और धन्यवाद उन सभी किसानों का, उन सभी दर्शकों का जो कि राम राम सा को लगातार देख रहे हैं। धन्यवाद उन दर्शकों का भी जिन्होंने हमें फ़ोन किया, और धन्यवाद उन दर्शकों का भी जिन्होंने फ़ोन किया परंतु हमसे संपर्क नहीं हो पाया। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।